वैक्सीनेशन के लिए राजस्थान तैयार। फर्स्ट फेज में फ्रंट वॉरियर्स को लगेगा कोरोना का टीका। राज्य के 282 केंद्रों पर लगेगा हेल्थ वर्कर्स को टीका। साढ़े 4 लाख हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। राज्य में 5,626 वैक्सीनेशन दलों को किया गया प्रशिक्षित। टीकाकरण के बाद संभावित प्रतिकूल प्रभाव के लिए की गई इलाज की व्यवस्था। ऐसे लगेगा कोरोना का टीका। जितने मुंह उतनी बातें और उससे ज्यादा डाउट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की 2 टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सिस्टम राजस्थान का पूरी तरह तैयार है। केंद्र से गाइडलाइंस मिली जिसके अनुसार सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, जैसा कि हमने ड्राई रन में देखा। पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा। फर्स्ट फेज में कोविन सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड कुल 4.5 लाख सरकारी, निजी क्षेत्र और HCW में कार्यरत हेल्थ वर्कर्स को कोविड वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन के बाद होने वाले जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं या नहीं हैं, इन्हें संभालने के लिए सभी केंद्रों पर 3 कमरों की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में आम लोग आपस में जब बात कर रहे हैं तो कुछ सवाल घूम घूम कर बार बार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे लगेगा कोरोना का टीका? देखते हैं और जानते हैं उन सवालों के जवाब। और मैं एक बार फिर साफ कर दूं, सवाल मेरे नहीं आपके हैं। आप लोग आपस में बात कर रहे हैं और आज उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, CMHO हैं जयपुर के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मनीष जैन, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर मनीष, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, जितने भी पेरेंट्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि कुछ टीके होते हैं जिसका कंप्लीट एक स्केड्यूल होता है कि आज लगवाना है, उसके बाद हम इतने समय के बाद दूसरा लगवाएंगे। तो कोरोना जो वैक्सीन है उसको लेकर लोग बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका स्केड्यूल क्या रहेगा, कितनी बार ये टीका लेना होगा, कितनी बार इंजेक्शन लगेंगे। पहले जो फर्स्ट डे जो बोलते हैं तो पहले दिन लगेगी, दैट इज फर्स्ट डोज। सेकंड डोज जिसको हम बूस्टर डोज कहेंगे वो 28 डेज पे लगेगी, 28वें दिन लगेगी। तो इसमें हर सब्जेक्ट को, हर वॉलंटियर को 2 डोज मिलेगी। कुल 2 डोज रहेंगी जी, और 28 दिन का गैप रहेगा इसके अंदर। और दूसरा, कई लोग ये भी जानना चाह रहे हैं डॉक्टर मनीष कि क्या ये मैंडेटरी है? आप समझ रहे हैं, मतलब कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि इसे अनिवार्य तो नहीं किया गया, क्या ये मैंडेटरी है? देखिए सर, मैंडेटरी तो नहीं है मेरे, जहां तक मैं न्यूज पढ़ रहा हूं, लेकिन इट इज एडवाइजेबल एंड इन माय व्यू इट शुड बी स्ट्रिक्टली एडवाइजेबल। बिकॉज अगर हमको हर्ड इम्यूनिटी चाहिए, हमको अगर कोरोना को हराना है हमको, तो हमको वैक्सीनेशन होना चाहिए और मास लेवल पे होना चाहिए। मास लेवल मतलब सोसाइटी में मैक्सिमम पर्सन्स को जब वैक्सीन लगेगा तो हम जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, जिसके हमको इंतजार है, तभी हम सब कोरोना से बचाव रख पाएंगे, तभी कोरोना से बचाव रखेंगे, कोरोना को हम तभी हरा पाएंगे। फिर कोरोना का इतना इन्फेक्शन इतना सीवियरिटी से समाज में नहीं आ पाएगा अगर सबकी हर्ड इम्यूनिटी एक डेवलप हो जाएगी। तो इट शुड बी एडवाइजेबल, इट इज एडवाइजेबल। स्पेशली जो फ्रंट पे काम करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल्स, पुलिस फोर्सेस, सारे सर, इन सबको तो लगना ही चाहिए। बिल्कुल सर, और रिस्क ग्रुप वाले भी, ठीक, लाइक ओल्ड एज के, कंप्रोमाइज पेशेंट्स। ठीक है डॉक्टर नरोत्तम, इंटरेस्टिंगली लोग साइड इफेक्ट्स की भी बात कर रहे हैं। अभी ज्यादा जानकारियां हैं नहीं, पर्सन टू पर्सन ये साइड इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते। लेकिन आमतौर पर ये टेस्ट ट्रायल्स के वक्त पर किस तरह के साइड इफेक्ट्स दिखे होंगे या साइड इफेक्ट हो सकते हैं,
या नहीं हो सकते हैं? डॉक्टर नरोत्तम, आप क्या बोलेंगे? जी, किसी वैक्सीन के अंदर जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो माइनर साइड इफेक्ट किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकता है। क्योंकि इतने प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे इम्यूनेशन के, माइनर साइड इफेक्ट में होता है आपके जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं उसका दर्द होना, रेडनेस हो जाना, हल्की सी एलर्जी हो जाना या फीवर बुखार आ जाना। ये माइनर साइड इफेक्ट हर वैक्सीन के साथ जुड़े होते हैं, जिन्हें कि हम ये हम वहीं पर अस्पताल में संभाल लेते हैं या पेशेंट बता देते हैं कि माइनर साइड इफेक्ट है जो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, ऐसा कोई भी हमें मेजर साइड इफेक्ट नहीं दिखा है इसमें अब तक इतने ट्रायल के बाद भी। और ये निश्चित तौर से हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जब हम सब इसका यूज कर लेंगे तो निश्चित तौर से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और देश से कोरोना बीमारी का खात्मा होगा। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे या जैसे हमारे ही बच्चे हैं, हम उनको टीका लगवाने ले जाते हैं तो कुछ टीके के वक्त डॉक्टर खुद ही क्लियर कर देते हैं कि भाई आप ये टीका लगाओगे उसके बाद बच्चे को बुखार आ सकता है, तब आप ये वाली दवाई पिला देना। तो उस तरह की चीजें आप पहले ही बता रहे हैं कि उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड हैं। अब आपने शब्द इस्तेमाल किया इम्यूनिटी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस वैक्सीन जिसके हम 2 डोज लेंगे उसकी इम्यूनिटी लास्ट कितने दिन तक करेगी? वैक्सीन का अभी जो हमें चल रही है और इसकी जो ट्रायल चल रही है सब वैक्सीन का पदार्पण है। पहली बार वैक्सीन कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इस वैक्सीन के 2 बूस्टर डोज लेने के बाद जहां तक बात आई है 6 महीने से 1 साल तक इसका प्रभाव रहेगा, एंटीबॉडी डेवलप होगी और इसके बाद यदि अवस्था होगी तो फिर वापस दोबारा इनको इम्यूनेशन किया जाएगा। नहीं तो एंटीबॉडी कितने दिन में बन जाएगी डॉक्टर नरोत्तम? जब भी कोई वैक्सीन लेते हैं उसके वैक्सीन के बाद जब जाएगी उसके बाद थोड़े दिन महीने भर बाद 2 महीने बाद वैक्सीन के अंदर उसके अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है और वो जितने दिन लगते हैं उसकी एंटीबॉडी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो डॉक्टर मनीष आपके पास आ रहा हूं। देखिए ऐसा तो है नहीं कि वैक्सीन लगाएं और तुरंत उसका असर दिखना चालू हो जाएगा। वैक्सीन भी अपना समय लेकर ही शरीर पर असर दिखाएगी। ऐसे में वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी होगी? कुछ चीजें तो जुड़ी हुई हैं, अब तो लाइफस्टाइल में आ चुकी हैं, जैसे मास्क तो लोग पहनेंगे ही, हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें, लेकिन उससे इतर भी कुछ सावधानियां होंगी जो आप सजेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले जैसे डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी ने बताया कि इसकी जो इम्यूनिटी लेवल डेवलप होगा वो 1 to 2 मंथ्स में होगा, तो बिल्कुल सही है। 45 डेज में इसका एंटीबॉडी लेवल डेवलप हो सकता है। उसके बाद 6 महीने से लेकर 1 साल तक हम इसके अगेंस्ट में सेफ रह सकते हैं। पर ये भी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर है कि अब वो कितना आगे चल के क्या होगा उसको हम एंटीबॉडी लेवल करा के देखेंगे। वैक्सीनेशन के बाद जो सबसे ज्यादा सावधानी होती है उसमें सबसे पहले होता है कि पेशेंट को वैक्सीन लगाया हमने, उसको हमने वहां बैठाया, तो सबसे पहले जो कॉमनली होता है कि किसी को पेन हो गया, दर्द हुआ, चक्कर आ गया, कोई ऐसा शॉकिंग कंडीशन आ गई कि उसको चक्कर से आ गए। सबसे कॉमन चीज है। आज हम देखते हैं इंजेक्शन लगवाता है तो अटेंडेंट्स को चक्कर आ जाते हैं, ये पेशेंट को चक्कर आ गए, कोई मतलब एक डर होता है ना, इंजेक्शन का डर होता है, दवाई का डर होता है। तो ये चीज है कि एक तो हमको ऑब्जर्वेशन में प्रॉपर रखना है, आधा घंटा बैठा के रखना है वहाँ पे। सेकेंडली होता है कि उसके बाद लगेगा तो कंधे पर उस दिन कम से कम उस दिन तेज वॉक ना करे, हैवी एक्सरसाइज ना करे सर। हाँ जी, हैवी एक्सरसाइज ना करे बिल्कुल। और ये भी एडवाइजेबल है कि हालांकि वो रिसर्च में ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि हैवी अल्कोहल ना लें हम, एटलीस्ट 3 दिन 2 दिन अल्कोहल ना लें, जिससे एंटीबॉडी लेवल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाए इसके अंदर। तो मतलब कोई भी एक्सर्शनल वर्क हमको नहीं करना वैक्सीनेशन के बाद में, और जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे हमको प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और डिस्टेंसिंग तो वो जैसे कि मास्क करो वो तो है ही, सैनिटाइजर तो, पर ये जरूरी चीज है कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अवॉइड करना है हमें। डॉक्टर मनीष 2 बातें, एक तो ये कि जो इंजेक्शन लगना है वो बाह में ही लगेगी, शोल्डर पे ही लगेगी, और दूसरी बात क्या खाने पीने का भी कुछ, जैसा कि आपने पीने का तो बताया, लेकिन खाने का भी कुछ? नहीं, खाने में नॉर्मल खाना खा सकते हैं हम इजीली, जो भी हम खाते हैं हमारा जो नॉर्मल डाइट है, नॉर्मल चाहे वेज या नॉन वेज, हम आराम से खा सकते हैं। बल्कि इंजेक्शन खाने के बाद ही लगवाना चाहिए, खाली पेट इंजेक्शन एडवाइजेबल भी नहीं है, क्योंकि इट इज वैक्सीन बेसिकली। तो नॉर्मल अपन खाकर आए, खाली पेट ना आए। खाली पेट अगेन इटसेल्फ एक शॉकिंग कंडीशन पैदा कर देता है। तो जो भी सब्जेक्ट वैक्सीनेशन लेने आएगा खाना खा के आराम से आएगा अपना, और नॉर्मल खाना घर जाके भी खा सकता है। बस मैंने जो बताया ना, हैवी एक्सरसाइज ना करना, कुछ वहां से कोई वेट ना उठाना, वजन बहुत, जैसे तो कई लोग डंबल्स करते हैं, जिम जाते हैं, तो उसको एक दिन के लिए अवॉइड एटलीस्ट करना चाहिए। इंजेक्शन लगा है उस जगह पे तो पेन हो सकता है। ठीक है जी। डॉक्टर नरोत्तम, हम बहुत आइडियल कंडीशंस पर बात कर रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचेंगे वो तकरीबन फिट होंगे,
लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, जैसे मान लीजिए हाइपरटेंशन है या शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है। कई लोग हैं जो कैंसर डिसीजेस के साथ जी रहे हैं, और इस तरह के जो लोग हैं वो भी वैक्सीन तो लगवा सकेंगे। हाँ, अतिरिक्त सावधानियां शायद बरतनी हो। बिल्कुल, हमने हमारी जो टीमें हैं, जितनी भी टीमें बनाई हैं, जितने चिकित्सक हैं, उनकी हमने 2 बार ट्रेनिंग करा दी है कि हमें किन किन सावधानियों ध्यान रखना है हमको। मोस्ट प्रोबेबली जिसके अंदर साइड इफेक्ट जो है, हल्की से माइनर एलर्जी होती है, उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। बाकी और सब चीजों को, ऐसे लोगों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम वैक्सीन के साथ जुड़ी हुई नहीं है, फिर भी हम पूरी सावधान रखने के लिए वहां पर सब जगह ऑब्जर्वेशन वार्ड बना रहे हैं। सबको मरीज वहां पर लाभार्थी को 30 मिनट तक रखा जाएगा डॉक्टर देख रेख के अंदर। उसके पश्चात भी डॉक्टर का नंबर देकर उन्हें घर भेजा जाएगा। कोई भी हल्की सी परेशानी आती है तुरंत उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। नहीं तो क्या हम किसी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन के हमारी गाइडलाइन होती है कि हमें जो वैक्सीन किया जाता है उस लाभार्थी को पूरी सुविधा देना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि मैक्सिमम हमारे ऑब्जर्वेशन रूम के बाद भी यदि कोई तकलीफ महसूस करता है या कोई किसी कारण, जैसे कि इंजेक्शन में दर्द होने के कारण यदि वो उसको लगता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी आ रही है, तो ऐसी कुछ कई परेशानियां लोग बाग अपने मनोवैज्ञानिक रूप से भी बना लेते हैं। उन लोगों को भी हम चिकित्सक के नंबर देकर भेजेंगे, जिससे कोई भी परेशानी महसूस करने पर वो तुरंत संपर्क कर सके और हम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा सके। ठीक है, और जब मैं पेशेंट्स और डिसीजेस की बात कर ही रहा हूं डॉक्टर नरोत्तम, तो अभी हमारे पास खासकर सेहत के सिपाहियों में, जो कि डॉक्टर्स हैं या फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो तमाम लोग जिनको पहले फेज में टीका लगना है, उनमें भी कुछ ऐसे हैं जिनको एक बीमारी या तो हो चुकी है या अभी उससे जूझ रहे हैं, वो खुद भी कोविड-19 पेशेंट हैं। वो वैक्सीन ले पाएंगे? मतलब कोविड-19 पेशेंट्स को भी डायरेक्ट वैक्सीन लग सकती है, या फिर पहले हम उसके ठीक होने का इंतजार करेंगे फिर वैक्सीन लगाएंगे? जो भी कोविड पॉजिटिव है उसको, जिसको भी 14 डेज पूरे नहीं हुए उन्हें हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। उनका इंतजार करके उसको लैब में बाद में उनका नाम लिख के अगले चरण में उनको वैक्सीनेशन करेंगे। क्योंकि जो 14 डेज के अंदर जो है उस समय हम उनका वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है डॉक्टर मनीष, आपको वो दिन याद होगा जिस दिन मैं आपके साथ एक बार और चर्चा में जुड़ा था, और उस दिन विषय था वो वैक्सीन को मंजूरी मिलने का। इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन को उस समय मंजूरी मिली थी, तो इमरजेंसी यूज क्या था? मतलब कोविड-19 पेशेंट है तो उसे लगाया जाना था, या फिर इमरजेंसी में कि कहने का मतलब कि इलाके में तेजी से फैल रहा है इसलिए यहां ज्यादा जरूरी है, इसके लिए हम मंजूरी दे रहे हैं? तो इमरजेंसी यूज का मतलब ये है कि हमने पुराने डेटा जो फेज 1 फेज 2 का रिव्यू किए हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने और डीसीजीआई ने, उसके बाद इमरजेंसी अप्रूवल दिया। वो इसके लिए दिया कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है तो उसमें हम इमीडिएटली तेजी से हम एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर दे, क्योंकि वो बहुत रिस्क पर आ चुके हैं। वो तो उनको सबसे पहले सेव करें, वो सेव रहेंगे तो बाकी समाज को भी बचा सकते हैं, हम कोरोना वैक्सीन से बचा सकते हैं। तो इमरजेंसी यूज का पर्पज यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को हमको इमीडिएट वैक्सीनेट करे, जिससे कि हम नेक्स्ट इन्फेक्शन, दूसरे इन्फेक्शन ना फैल पाए। ठीक है, मैंने अभी कुछ डिसीजेस की बात की, अब मैं कुछ स्थितियों की बात कर लेता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में है, या मतलब किसी साइकोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रहा है, हाइपरटेंशन को भी मैं उसमें जोड़ लेता हूं, या फिर मैं उन महिलाओं की बात कर लेता हूं जो प्रेग्नेंट हैं। हो सकता है अतिरिक्त सावधानियां उन्हें और ज्यादा बरतनी हो, लेकिन वैक्सीन के लिए तो वो भी वायबल है, वो भी वैक्सीनेशन के प्रोसेस से गुजर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज अभी एट प्रेजेंट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग नॉट एलिजिबल। जैसे मैंने जो ट्रायल किया उसमें प्रेग्नेंट लेडीज एंड लैक्टेटिंग वुमेन एलिजिबल नहीं थी, पर ये आगे चल के कुछ और ट्रायल्स हो सकती, तो उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि इसको इनको एलिजिबल रहेगी नहीं रहेंगी। जैसे हम बात करते हैं स्वाइन फ्लू वैक्सीन की, तो स्वाइन फ्लू वैक्सीन तो अभी एडवाइजेबल हो गई कि प्रेग्नेंट लेडीज को भी लगानी चाहिए। तो अब आगे चल के इसमें क्या रहता है, इसका इस डिजीज का क्या रहता है, इसमें डायरेक्शन क्या रहता है, उसके अकॉर्डिंग क्लिनिकल ट्रायल्स में कितना सेफ रहेगी प्रेग्नेंट लेडीज में, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स प्रेग्नेंट लेडी पे नहीं हुई है अभी, तो उसके बारे में अभी हम नहीं कह सकते, इसलिए वो एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, हाइपरटेंसिव पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, ये सब पेशेंट को हम जो कंट्रोल वे में चल रहे हैं, जिनके स्टेबल डोज चल रही है, उसको हम बिल्कुल एडवाइजेबल है, उनको वैक्सीन लगाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर नरोत्तम,
मेरे कुछ पहचान के लोग हैं जो सोशल साइट्स पर मेरे साथ जुड़े हैं और वो भी कुछ चीज़ें मैसेंजर पर या व्हाट्सएप पर अलग अलग चीज़ें भेजते रहते हैं, उनके सवाल होते हैं। एक सवाल उनमें से मैं ले रहा हूं क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी गई है कोविड-19 से बचाव के लिए, लेकिन क्या उसके बाद भी वो स्प्रेडर हो सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया आपको कि वैक्सीन लगाने के बाद लगभग 1 महीने से अधिक टाइम एंटीबॉडी डेवलप होने में लग जाता है। इस दौरान उसे सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। वो इन्फेक्शन ले भी सकता है, इन्फेक्शन दे भी सकता है। इसीलिए हमको जब तक एंटीबॉडी हमारे शरीर में ढंग से डेवलप नहीं हो जाए तब तक बहुत हमको सावधान रखनी है। उसके बाद सावधानी में यही चीजें मेन है कि मास्क लगा के बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंस की पालना करें। जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है तो वो आदमी संक्रमित वो दूसरों को संक्रमित करने के लायक नहीं रहता है और इस प्रकार से इन्फेक्शन फैलने से रोका जाता है। नहीं, मतलब अगर साधारण शब्दों में कहूं तो वो एक बार एंटीबॉडी डेवलप हो गई उसके बाद वो कोरोना कैरियर नहीं हो सकता, वो कोरोना स्प्रेडर नहीं हो सकता। जी, एक बार डेवलप हो गई तो वो कोरोना इन्फेक्शन को नहीं फैला स्प्रेडर हो सकता है। वो इन्फेक्शन होगा उसको स्प्रेडर हो सकता है। जी, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर मनीष? स्प्रेडर तो सर हो ही सकता है, वो इन्फेक्शन नहीं होगा उसको, स्प्रेडर तो हो सकता है। वो स्प्रेडर हो सकता है। इन्फेक्शन इसके अंदर वायरस है तो वो स्प्रेड तो कर सकता है, लेकिन उसको इन्फेक्शन कैरियर के रूप में काम कर सकता है। सीवीटी से नहीं होगा, होगा भी तो इतना सीवीटी। तो कहने का मतलब है कि वैक्सीनेटेड पर्सन जब तक उसकी पूरी फैमिली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती तब तक वो अनवैक्सीनेटेड फैमिली का पार्ट रहेगा, भले ही वो खुद वैक्सीनेशन ले चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो परिवार के लोगों के लिए खतरा हो सकता है, जैसे आज की कंडीशन है। बिल्कुल सर, इसलिए जो हम जो हर बार गवर्नमेंट भी अपील कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपील कर रही है कि डिस्टेंसिंग जब तक जरूरी है, मास्क जब तक जरूरी, जब तक ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाए। एक पर्टिकुलर हर्ड इम्यूनिटी जब डेवलप हो जाएगी तो पूरी सोसाइटी सेफ हो जाएगी। फिर वो स्प्रेड जो भी है, इन्फेक्शन जो भी है, वो बिल्कुल कम आ जाएगा, मिनिमल हो जाएगा और हो सकता है बीमारी बिल्कुल कम भी होकर खत्म भी हो जाए आगे चल के। पर अभी बहुत कहना जल्दबाजी इस बारे में। ठीक है, इनिशियल स्टेज है, समझ सकते हैं। डॉक्टर नरोत्तम, जो लोग कोरोना से रिकवर कर गए हैं उनके शरीर ने तो कुछ एंटीबॉडीज डेवलप की ही होंगी, तो क्या ये वैक्सीन उनको भी फायदा पहुंचाएगी या उनको जरूरत नहीं रह गई है? क्योंकि जो हमारे कोरोना से पॉजिटिव पेशेंट आए हैं और जिनकी हमने एंटीबॉडी जांच कराई है लोगों की हमने, उसमें सभी लोगों के एंटीबॉडी डेवलप होना नहीं पाया है हमने। इसलिए ये नहीं कह सकता कि जो कोरोना पॉजिटिव हो गया उसकी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि पेशेंट की एंटीबॉडी डेवलप नहीं होती है। इसलिए हम जनरली सभी लोगों को ये वैक्सीन लगाने की वो कराज कर रहे हैं, जिससे कि एक बार एक सब लोगों के बाद एक लेवल तक एंटीबॉडी डेवलप हो जाए और एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए राज्य में, देश में, जिससे कि हम इस इन्फेक्शन को रोग के फैलाव को रोक सकें। ठीक है, देखिए नंबर सबका आना है, बारी सबकी आएगी। लोग ये कह सकते हैं अपना टाइम आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा। क्या प्रोसेस रहेगा कि मान लीजिए मैं ही एक XYZ पर्सन हूं, बहुत ज्यादा टीवी या ये मोबाइल की दुनिया में मेरी कोई बहुत ज्यादा एंट्री नहीं है और मुझे ये जानना हो कि मुझे भी जुड़ना है, मुझे भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, मुझे भी वैक्सीन लगवानी है, तो उसको किस प्रोसेस से गुजरना है? जी, सरकार ने इसके लिए कोविन ऐप डेवलप किया है, जिसमें प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को अलाउ किया है कि जिसमें कि वो उनका वैक्सीनेशन हो सके प्रथम चरण के अंदर। तो सभी लगभग हेल्थ केयर वर्कर्स की उसमें एंट्री लगभग पूरी हो चुकी है। सेकंड फेज में हम इसके अंदर फ्रंटलाइन वर्कर, जो नगर निगम के, प्रशासन के, रेवेन्यू के, पुलिस के, जो लोग हमारे साथ, आर्मी के, जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया है, उन लोगों को हम लगाएंगे वैक्सीन। ये फिर ये वैक्सीन आम लोगों के लिए ये कोविन ऐप खुलेगा, जिसके अंदर की जिस तरह से अपने जो इलेक्शन होते हैं उसमें उनकी एंट्री होती है, उनकी सभी जानकारी होती है, वो जानकारी इकट्ठी करके उसके अंदर उनकी एंट्री की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग उनको वही मैसेज उनके मोबाइल में मैसेज जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग उनको निश्चित स्थान पॉइंट पर जाना होगा और वहां उनका वैक्सीनेशन होगा। क्योंकि वैक्सीन अभी प्रारंभिक अवस्था में है, भारत सरकार की राज्य सरकारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग सुधार करते हुए सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। अच्छा,
डॉक्टर नरोत्तम, एक और बात है, जैसे अब मान लीजिए कि वैक्सीन लिए उसके 28 दिन के बाद बूस्टर डोज लगना है, जैसा कि डॉक्टर मनीष बता रहे थे, तो क्या कोई एसएमएस अलर्ट या एसएमएस के जरिए इंफॉर्मेशंस बार बार उसको दी जाएंगी कि भैया आपकी डेट आने वाली है, या इस तरह का भी कोई कम्युनिकेशन रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। कोविन जो ऐप है उसके अंदर उसको जो पहले प्रथम बार जब वैक्सीनेशन किया जाएगा तब भी उनको मैसेज जाएगा उनके पास कि आपको इस निश्चित स्थान पे इतने इस दिन पहुंचना है, इतने समय पहुंचना है। इसी प्रकार जब 28 दिन बाद जब उनको दोबारा उनको वैक्सीनेशन का टाइम आएगा, जब दोबारा उनको मैसेज जाएगा कि आपको आज यहाँ पर पहुंचना है, इस तरह पूरी मॉनिटरिंग कोविन ऐप के द्वारा की जाएगी। ठीक है डॉक्टर मनीष, थोड़ी बहुत जो न्यूज़ या इधर उधर के जो आर्टिकल्स होते हैं मैं उनको पढ़कर ही चर्चा में आना पसंद करता हूं अमूमन। मैंने देखा कि मॉडर्ना वैक्सीन जो है, जब वो पहली बार आई तो सीडीसी ने कहा कि जो बुजुर्ग लोग हैं जो कि आगामी फेज में वैक्सीनेशन के लिए अप्रूव्ड हैं, उन पर 100% इफेक्टिव है। लेकिन सडनली कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो उतनी इफेक्टिव नहीं है ओल्डर एडल्ट्स में। इनमें से सच कौन सी वाली है? क्योंकि सब कुछ पहली बार है, ऐसे में किस चीज को सही माने किसको नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जी सर 100% इफेक्टिव तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी बिल्कुल ही 100% हम कहते कोई वैक्सीन पॉसिबल अभी इनफैक्ट जो अभी मार्केट में एग्जिस्टिंग वैक्सीन चल रही है, चाहे हम डीपीटी की बात करें, चाहे हम पोलियो की बात करें, तो आज पोलियो भी बिल्कुल वैसे केस बिल्कुल नहीं है, नेग्लिजिबल है, फिर भी रेयरली कोई केस आ ही जाता है लाइक ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं जब तक वो डिजीज पूरी इरेडिकेट नहीं हो जाए सोसाइटी से, बिल्कुल उन्मूलन ना हो जाए उस बीमारी का, तब तक हम ये कहते हैं कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। 100% वर्ड तो हम नहीं दे सकते मेडिकल फील्ड में, हर बॉडी की मेरा अंतिम सवाल डॉक्टर मनीष मैं चाहता हूं आप ले लें। देखिए अमूमन होता क्या है कि अभी 2 तरह की वैक्सीन है और हो सकता है आने वाले समय में तीसरी चौथी वैक्सीन भी पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद अवेलेबल हो। अब मैंने एक तरह की वैक्सीन ले ली है, मान लीजिए मैं दूसरी भी वैक्सीन ले लूं, तीसरी भी ले लूं, तो कुछ ज्यादा ही एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, मैं और ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा, या एक वैक्सीन इज इनफ? In this condition, one vaccine is enough until unless we have to check our antibody level. Then after consultation with our doctor, then we can go. Otherwise, one vaccine is sufficient. One vaccine means 2 doses means. Okay. क्योंकि हम दूसरी वैक्सीन ले, तीसरी वैक्सीन ले, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमको पहले इसका वेट तो करें एंटीबॉडी का। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर नरोत्तम, डॉक्टर मनीष, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के जो सवाल आपस में बातचीत आप कर रहे हैं उसके जवाब आपको इस डिस्कशन के दौरान मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये थी दोपहर की 2 टूक। नमस्कार।